अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। WHO की तरफ से वार्निंग ये है, वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा तेज़ी से हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन ना लिए तो, और वो पूरी दुनिया के लिए यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉकडाउन को ईज़ करेंगे तो फिर उससे गड़बड़ शायद हो जाए। हालांकि वो ये भी समझते हैं कि इक़्तिसादी तौर पे सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो रही है हुकूमतों के लिए। लेकिन उन्होंने एक फिगर दिया नाज़रीन WHO की तरफ से, उन्होंने कहा है कि 2 लाख के करीब जो केसेस हो जाएंगे कोविड-19 के, कोरोना वायरस के पाकिस्तान में, अगर ज़्यादा सख्ती ना की, अगर ज़्यादा एहतियात ना की। बहरहाल हुकूमत कोशिश कर रही है, आपको मालूम है एक स्ट्रगल है। तो ये हम लेके फिगर आगे चलते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि जाहिर है फिर हुकूमत अगर एक तरफ लॉकडाउन सख्त करती है तो आप ताजरान की तरफ से आप सुनते काफ़ी तनकीद होती है, जो वर्कर्स हैं, जो आम दिहाड़ी के लोग हैं। हालांकि हुकूमत ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, यानी एहसास के हवाले से 1.25 करोड़ लोग, वो उसके अलावा सूबों में भी दिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सनतकार हैं, कल भी आपने देखा कि हमने रिटेलर्स के रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए, हम रेस्टोरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को लाए, और जहाँ के इनफॉर्मल सेक्टर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। उनकी शिकायत अपनी जगह है, वो कह रहे हैं कि जी इस हाल में हमें ना ले जाएं कि हम अपनी बिजनेस को वापस ला ना सके। एक तरफ WHO की वार्निंग है, दूसरी तरफ ये इक्तिसादी सूरत हाल आम लोगों के लिए और कारोबारी तबके के लिए। तो इसी पर आज बात करेंगे नाजरीन। ये याद रहे कि पाकिस्तान में खैर हर एक शख्स जिसको कोरोना वायरस होता है फिक्र की बात होती है, लेकिन हमने देखा कि गवर्नर जो है सिंध के, उनको भी हो गया, इमरान इस्माइल को। उसके बाद कोरोना वायरस सेनेटर एक KPK के हैं, ट्राइबल एरियाज के, उनको भी हो गया। और ये भी ज़रूर कहना चाहते हैं नाज़रीन कि हम देखते हैं हुकूमत के लोग जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, उनको शायद लगता है कि मास्क पहनना, एहतियात करना शायद वो मालूम नहीं फैशन में नहीं है क्या। बहुत मर्तबा हम देखते हैं इतने इतने बड़े लोग जाते हैं, इतनी बड़ी यानी झमघटा होता है लोगों का, और मास्क नहीं पहना होता। तो झमघटा भी नहीं होना चाहिए, मास्क भी पहनना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन हम शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। हमने बुलाया है रिप्रेजेंटेटिव को जो बिज़नेस कम्युनिटी के हैं। हमारे साथ हैं FPCCI के प्रेसिडेंट इस वक्त अंजुम निसार साहब, और साथ हैं फ़ारूक सलीम साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी इन सब चीज़ों पे। नाज़रीन सवाल 2 ही हैं आज। एक ये कि क्या हुकूमत ने जो पैकेज आज उसको जो काबीना उसने उसको फर्म अप किया, उसको अप्रूव किया है, जो हुकूमत ने कल पैकेज अनाउंस किया है छोटे सनतकारों के लिए, क्या उससे सनतकार खुश हैं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन के लिए जो भी हुकूमत कर सकती है, लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए, खासतौर पे स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्या हुकूमत वो कर चुकी है सब, या कर रही है? क्या उसकी नीयत है ऐसी कि सनतकारों को, छोटे और बड़ों को, सबको एक तसल्ली है उस हवाले से? तो हम शुरू करते हैं नाज़रीन। हम फ़ारूक सलीम साहब के साथ, फ़ारूक सलीम से शुरू करते हैं कि फ़ारूक सलीम साहब आप बताइएगा, आपने कल सुना। फ़ारूक सलीम साहब, कोई नाज़रीन अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातें गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब और अंजुम निसार साहब होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम करें इसी पर कि हुकूमत जो पैकेज दे रही है, क्योंकि डायरेक्टली इसका ताल्लुक है कोरोना वायरस को किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के साथ बिजनेस कम्युनिटी शोर मचाती, छोटे जो ताजिर हैं वो शोर मचाते हैं। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन अंजुम निसार साहब हैं और फ़ारूक सलीम साहब हैं। अंजुम साहब आपसे शुरू करते हैं ज़रा। कल जो पैकेज अनाउंस किया और आज उसको फर्म अप किया, और ये भी कहा हमाद अज़हर साहब ने कि अगले 2-3 रोज़ में हम इसको और बेहतर और भी इसमें इंक्रीज करेंगे, तो जनरली आप क्या कहेंगे इस वक्त? नसीम, पिछले कुछ हफ्तों से 2 किस्म की बारिशें हो रही हैं इस्लामाबाद में। एक तो ये आसमानी बारिश है और दूसरी पैकेजेस की बारिश हो रही है। पहले वजीर आजम साहब ने वो 1200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया, फिर हमाद अजहर साहब का एक्चुअली उन्होंने 2 पैकेजेस अनाउंस किए हैं कल। एक उन्होंने बिजली के हवाले से किया और एक उन्होंने बेरोजगार लोगों के हवाले से किया।
जो बिजली वाला पैकेज है वो एक्चुअली मुझे बड़ा पसंद आया, और उसकी वजह ये है कि उसमें सारा डेटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। हमें मालूम है कि कौन कमर्शियल कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। हमाद अदर साहब ने उसकी स्ट्रेंथ भी बता दी कि 70 किलोवाट वाला है, दूसरा 5 किलोवाट वाला कमर्शियल है। हमें ये भी पता है कि इन लोगों का पिछले साल 3 महीने जो मई जून जुलाई हमाद अदर साहब ने बताया उनका कितना बिल आया था। तो हमें सार्फिन भी पता है कि किसको ये मदद देनी है, हमें पता है कि उनका बिल कितना आया था। तो इसमें डेटा सारा एग्जिस्ट करता है, और इस वजह से मुझे ये पैकेज पसंद आया है। इसमें सिर्फ कैश इतना है कि आपको उस वक्त तक ये मदद नहीं मिल सकेगी, उस वक्त तक ये छूट नहीं मिल सकेगी जब तक आपका कारोबार शुरू नहीं हो जाता। तो आपका कारोबार शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको 3 महीने की वही छूट मिलेगी जितना आपका बिल था पिछले साल वाला। अब बाकी जो दूसरा हिस्सा है उनका बेरोजगार लोगों के हवाले से, जिसमें 75 अरब का जिक्र किया गया, वो नसीम मुझे रियली हवाई पैकेज लगता है। उसका कुछ पता नहीं है कि वो किसको मिलना है, उसका कुछ पता नहीं है कि डेटा क्या है। डेटा नया क्रिएट किया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा, लोग अप्लाई करेंगे। तो मेरा कहना यह था कि जो एग्जिस्टिंग डेटा एग्जिस्ट करता हो आपके पास, आपको पता हो, जैसे कि कोई 85 कंपनियां हैं जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने प्लांट्स बंद कर रही हैं। वहां पे डेटा एग्जिस्ट करता है जो मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा मशवरा ये होता कि हमाद अदर साहब जो हैं उन सनतकारों से डील करते, उन सनतकारों से कांटेक्ट करते, और वो लोग जो वहाँ बेरोजगार हो रहे हैं जिनका डेटा उन मिल मालकान के पास, सनतकारों के पास एग्जिस्ट करता है, उनसे वो लेते और उनकी मदद करते। यहाँ पे जो 75 अरब रुपए का ऐलान किया गया है, इसका कोई पता नहीं कि सोर्स क्या होगा, ये पैसा आना कहाँ से है। और इसके अलावा 25 मार्च को अगर वजीर आजम साहब को जो पैकेज था, उन्होंने ऐलान किया कि वो भी बिजली का पैकेज देंगे 100 अरब का। तो क्या ये 50 अरब उस 100 अरब का हिस्सा है या ऑन टॉप ऑफ दैट है? फिर वजीर आजम साहब ने मार्च 25 को जो ऐलान किया था कि वो 200 अरब रुपया दे रहे हैं बेरोजगार लोगों के लिए। अब हमाद अदर साहब ने कहा 75 अरब रुपया। तो ये 75 अरब 200 अरब के ऊपर है या 200 अरब से ही निकाला जाएगा? और दूसरा बड़ा सवाल यही है कि इसका एक तो जराए क्या है, क्योंकि अभी कोरोना से पहले तो हमें हुकूमत बता रही थी कि हुकूमत के पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है। अब ये अरबों और खरबों रुपए के पैकेज सामने आ रहे हैं जिनका जरिया हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता कि डेटा क्या है कि किसको मिलने वाले हैं। अच्छा, आपने तो काफ़ी सवाल उठा दिए। अंजुम निसार साहब से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अंजुम साहब, ये एक तो फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि जी डेटा पता नहीं क्या है, किन लोगों को पैकेज देने जा रहे हैं, जो कहा है कि लोगों को दिया जाएगा, बेरोज़गार लोगों को, और वो कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। तो यकीनी तौर पे आपकी हुकूमत से बातचीत तो रही होगी, मुलाकात तो रही होगी पिछले 2-3 हफ्तों में, तो आपको क्या तसल्ली है जो पैकेज है? एक तो बिजली का तो बड़ा क्लियरली वो डिफाइंड है, डिटरमिन्ड है, लेकिन जो दूसरा देना है लोगों को जो बेरोजगार हैं, जिनको जो बिजनेसेस बंद हो गई हैं, और वर्कर्स को देना है, तो आपकी कोई बातचीत हुई है हुकूमत के साथ इस हवाले से? जी शुक्रिया जी। मैं कल भी बेसिकली अपना था जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, उसके अंदर मैं था, और जो भी बिजनेस कम्युनिटी के अब तक के जितने भी प्रॉब्लम्स जो मेरे तक आए, जो हमारी मालूमात में थे, वो सारे डिस्कस किए। और इन लेंथ 2-2.5 घंटे वो मीटिंग चली, जिसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर साहिबान भी थे और अपोजिशन के अरकान भी उसमें शामिल थे। अब ये कल ही ये अनाउंस भी हुआ था कि ये गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया है जिसमें 50 बिलियन SME सेक्टर के लिए, और वो कहते हैं कि ये तकरीबन आपके जो बिजली के बिल जो मई जून जुलाई के जो बिल हैं, ये 3 महीने के जो प्रीवियस में साल के जो बिल थे, उस अमाउंट को वो इनके अकाउंट्स में डाल देंगे। और ये भले आप अनाउंस तो उन्होंने किया कि 3 महीने में आप इस कंज्यूम करें, लेकिन वो कह रहे थे कि हम इसमें लिबरल है, अगर 6 महीने में भी अगर ये कंज्यूम ना हुए तो हम इसका दौरानिया जो है वो बढ़ा देंगे, और इट कैन गो अप टू 6 मंथ। और ये इससे जो है आपके जो तकरीबन 3.5 मिलियन जो आपके जो ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा बिजली के बिलों के मद में, और 80% जो आपके हैं SMEs हैं जिनका जो लोड है वो 70 किलोवाट से कम है, उनको फ़ायदा होगा, और वो 75 बिलियन का वो एक पैकेज है। ये पैकेज तो खुश आइंदा है। अब ये मसला है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब ये सवाल तो वहाँ डेफिनेटली नहीं किया गया। डेफिनेटली गवर्नमेंट बोरो करेगी, या जो
$1.38 बिलियन की जो कोई रेमिटेंस है, ये IMF से कोई आपको जो इमदाद मिली है कोरोना को हैंडल करने के लिए, कुछ पार्टली वो होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो फारूक साहब ने जितनी जो बात की है कि ये जो पिछला जो पैकेज था वो उस अमाउंट के ये अलावा है या नहीं, मैं समझता हूँ ये शायद इसमें क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन शायद वो जो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया था गालिबन मार्च में, तो उसी का ये तसलसल है और उसी में से ये दिया जा रहा है। तो मेरी समझ में तो इतनी बात ही आई है। और ये 12,000 रुपये जो है एहसास प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है, ये भी कह रहे हैं तकरीबन फर्दर ये 60 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अब इसके बावजूद, ये सारी सिचुएशन के बावजूद, तो चैलेंज तो है हुकूमत के लिए बहुत बड़ा, जैसे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपसे बातचीत भी हो रही है और एक जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब क्योंकि लॉकडाउन को भी इसका दौरानिया काफ़ी बढ़ गया है, गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो कभी सॉफ्ट लॉकडाउन करते हैं, कभी वो कहते हैं नहीं इसको टफ करना है। सिंध गवर्नमेंट वो कंपैरेटिवली वो ज़रा टफ मेजर लेने को वो लेना चाह रहे हैं, और उनकी बातें तो होती हैं कि जी हम इसको लॉकडाउन को ज़रा सीरियसली इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो बातें ज़्यादा है, अमलन चीजें वो नहीं हो रही। ब्रेक हम जी, अगर आप इजाजत है ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। यकीनन एक ऐसी हाल है जो कभी इससे पहले किसी ने भी नहीं देखी, किसी मुल्क के को ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं हुआ। मुश्किल है सूरत हाल, लेकिन जैसे कल भी बात हो रही, गुफ्तो शनीद होगी, इंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, तो बात आगे चलेगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुन रहे थे जो यानी कि जो बहुत बड़ा चैलेंज है और जिसको कहीं कैच 22 है। अभी फारूक सलीम साहब ने जब बात की तो उन्होंने फरमाया कि ये इतने हुकूमत जो वादे करी है पैसा कहाँ से लाएगी, और फिर अंजुम निसार साहब ने ये कहा कि जो पैसे देने की बात है ये वही पैसा है जिसका जिक्र पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। तो फारूक सलीम साहब, फिर ये प्रॉब्लम तो इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और कोरोना का प्रॉब्लम तो कुदरती प्रॉब्लम है, तो हुकूमत इज इन अ वेरी टाइट स्पॉट देन। जी नसीम, कुछ घंटे पहले एक और बहुत बड़ी खबर मुझ तक पहुंची है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। देखिए, अभी तो हमाद अज़हर साहब ने कल एक 50 अरब रुपए का बिजली का पैकेज का ऐलान कर दिया। 25 मार्च को वजीर आजम साहब ने वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 100 अरब का बिजली का पैकेज दिया था। जो जनवरी 2019 में एक्सपोर्टर्स के साथ मुआहदा हुआ था, अगर आपको याद हो, वो 7.5 सेंट की बिजली का हुआ था। फिर वो हुकूमत ने मुआहदा तोड़ दिया था जनवरी 2020 में। फरवरी में दोबारा से उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए थे। आज मुझे ये पता चला है कि दोबारा से जो पावर डिवीजन की तरफ से बिल भेजे गए हैं एक्सपोर्टर्स को, वो दोबारा से उस वादे की वायलेशन हो जाती है। अब दोबारा से उन्होंने पूरे बिल भेज दिए हैं, और वो जो 7.5 सेंट की बिजली देनी थी वो नहीं मिल रही, या बिलिंग उसके खिलाफ हो गई है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक तरफ तो आपने जो पुराने मुआहदे किए थे एक्सपोर्टर्स के साथ, जिसमें 7.5 सेंट की बिजली मिलनी थी, वो उसके भी खिलाफ वर्जी हो रही है, और दूसरी तरफ ये नए 50 अरब और 100 अरब के ऐलानात किए जा रहे हैं। और एक बात और देख लीजिए कि मार्च 25 में जो वजीर आज़म साहब का पैकेज था, उसमें कहा गया था कि जो रिफंड्स रह गए हैं एक्सपोर्टर्स के, वो उनको वापस किए जाएंगे। उस वक्त वो बताई जा रही थी कि 250 अरब है, अब वो अमाउंट बढ़ के कोई 350 अरब की पहुंच गई है। तो जो पैसा एक्सपोर्टर्स का टैक्सेस की मद में रिफंड होना था वो भी नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत के पास तो वाकई में बिल्कुल पैसा नहीं है कि वो एक्सपोर्टर्स के अपने पैसे भी उनको वापस नहीं कर पा रही। तो फिर ये नए पैकेजेस के पैसे कहां से आएंगे? अच्छा, ये अंजुम साहब आप बताइएगा कि आपकी तो बातचीत रही है, ये जो बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कुछ तो वर्ल्ड बैंक, फिर वो जो डेट जो मेरा ख्याल है उसको साल भर का जो एक ग्रेस पीरियड मिल गया है, और फिर कुछ एडीबी ने बात की है पैसे देने की, कुछ वर्ल्ड बैंक ने, कुछ शायद वहाँ से पैसा आ रहा है, कुछ प्राइम मिनिस्टर अपना फंड जो रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जब हुकूमत से बात हो रही है, आपकी मिनिस्टर से बात हो रही है, और हमने सुना कि
कल भी कुछ सनतकार हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मिल रहे हैं हमाद अजहर साहब से, तो ये इश्यूज आप रेज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है और हालात इतने बिगड़े हैं, या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो रिफंड्स की जो बात की गई है, डेफिनेटली रिफंड्स तो हर महीने जनरेट होते हैं, और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये जो सेल टैक्स के रिफंड्स हैं फरवरी 2020 तक ये दिए जा चुके हैं। अब वो जो हैं कुछ 1-1.5 महीने के जो पेंडिंग होंगे, तो वो तो नॉर्मली ये पेंडेंसी में रहेंगे। 2 महीने पेंडेंसी में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरे महीने से ऊपर नहीं जाने नॉर्मल है जी। और दूसरी बात, फारूक साहब ने जो बात की है कि जो 7.5 सेंट वाले जो मुआहदा था उसको दोबारा एक दफ़ा ब्रेक किया गया, एक्चुअली देयर इज, मैं समझता हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उसको वापस तो मेरे ख्याल यकीनन नहीं लेगी, क्योंकि पहले भी दे के 7.5 सेंट और 6.5 डॉलर्स पे जो आपकी जो गैस सप्लाई की गई थी, और मेरे ख्याल अब उसको बैकआउट तो नहीं करेगी, क्योंकि इसने चलना था अप टिल जून। तो मुझे यूँ लगता है कि महकमों और गवर्नमेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज़ वेरी मच देयर, और उस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। बिल जो लोगों को आए हैं वो डेफिनेटली लेके जाएंगे, रोना पीटना डालेंगे, उसको रिवाइज करवा लेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब बात नहीं है। ये सारी चीज़ें टेक्निकली सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, और महकमे भी ये चीज़ें बार बार ना करें, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी बदनामी होती है कि एक अनाउंस पॉलिसी पर भी आप अमल नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वो चीज़ होगी कि, और फर्दर क्योंकि अब आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी जो हैं वो भी लॉकडाउन सिचुएशन जो अब्रॉड है, जी आप कह रहे हैं लॉकडाउन जो सिचुएशन अब्रॉड है फरूक सलीम साहब, जो वहाँ सिचुएशन है लॉकडाउन की, उस वही सिचुएशन यहाँ है। और वहाँ भी आप देखते हैं, चाहे अमेरिका लें, चाहे आप इंग्लैंड लें, चाहे स्पेन लें, हर जगह एक टेंशन है। सिंगापुर में क्योंकि एकदम से फिर से स्पाइक की है केसेस, तो वहाँ लॉकडाउन एकदम से कर दिया है। तो बिजनेस कम्युनिटी की अपनी शिकायत तो होंगी, लेकिन हुकूमत के भी तो अपने प्रेशर्स हैं। जी नसीम, मैं आपको 4 चीज़ों की तरफ ले जाता हूं जो हुकूमत एक्चुअली कर सकती है। देखिए, हम बिजली बनाते हैं, फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। फर्नेस ऑयल की कीमत जो है वो आलमी मंडी में 66% गिर चुकी है। हम LNG का इस्तेमाल करते हैं जिससे बिजली बनाते हैं, LNG की कीमत तकरीबन 70% गिर चुकी है। कोयले का इस्तेमाल करते हैं, बिजली बनाते हैं, कोयले की कीमत 50% से ज्यादा गिर चुकी है। तो हुकूमत के पास आसानी से लेवरेज है कि वो बिजली की कीमतें 50% गिरा सकती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आपने देखा कि जो $70 का हम बैरल ले रहे थे जनवरी के महीने में, अब वो $14 का हो गया है। यानी कि तकरीबन 80% कीमतें जो हैं वो खाम तेल की गिर चुकी हैं। तो 50% कीमतें जो हैं वो हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कीमतें आसानी से नीचे की जा सकती हैं। तो अगर बिजली की कीमत कम कर देते हैं, अगर गैस की कीमत कम कर देते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कम करने का ऐलान कर दिया जाता है, तो असल पैकेजेस वो होंगे। देखिए, वो आलमी मंडियों से हम इंपोर्ट करते हैं, आलमी मंडियां बड़ी तेजी से गिरी हैं, उन्हीं का बेनिफिट पाकिस्तानी अवाम को पहुंचाया जा सकता है। ये बाकी जो पैकेजेस की बात हो रही है कि 200 अरब रुपया हम बेरोजगारों को दे देंगे, 100 अरब बिजली का पैकेज आ जाएगा, वो बड़ी लंबी कहानियां हैं। उसका डेटा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, जहां फर्नेस ऑयल की कीमत लिटरली गिरी है, हमारी आंखों के सामने गिरी है। LNG की कीमत, अब जो हम $9.5 की LNG लिया करते थे वो $2-2.5 पे पहुंच गई है। तो इसका आधा बेनिफिट, मैं पूरे बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, और जो असल पैकेज अगर हुकूमत देना चाहती है। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है फरूख, अगर आप इजाजत दें वेरी क्विकली आई लाइक टू गो टू निसार साहब। अंजुम निसार साहब, फरूख साहब के पैसे का तो मसला है, कैश फ्लो का इशू है, सब कुछ है। एक चीज जो हुकूमत के पास है वो जो मंडियों में, बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतें गिरी हैं, तो वो कह रहे हैं ऑयल, उसकी तेल की कीमत कम करें, बिजली की कम करें, गैस की कम करें और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की करें, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा बिजनेस कम्युनिटी को, ताजिर वगैरह हजरात को। तो वो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप क्या कहते हैं इस पे?
जी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में गैस की प्राइस और बिजली की अपना ऑयल की प्राइस जो है वो 1/3 रह गई है। अब पता नहीं, मुझे आजकल का तो नहीं पता, लेकिन 12-20 डॉलर से ऊपर है। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो इन चीज़ों की प्राइसेस में डिक्लाइन मौजूद है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट शायद सारा तो पास ऑन ना करे, कुछ होल्ड करेगी, कुछ पास ऑन करेगी। ये जितनी सारी सब्सिडीज़ वगैरह देनी है, कुछ लेवीज बढ़ा देंगे ताकि जो है उनके जो टैक्सेस जो हैं वो कुछ वो रिटेन कर सके। देखें, गवर्नमेंट अगर कुछ पैकेज देना है, ये तो हमें पता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। और अब जहाँ से इंडस्ट्री भी बंद हो गई तो नए टैक्सेस आने भी बंद हो गए। जो मंथली रेवेन्यूज और टैक्सेस आते थे वो सिस्टम भी वो चीज़ें भी एक दफ़ा स्टॉप हो गई। उल्टा रिलीफ के मामला शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात हैं, डेफिनेटली हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि कुछ गवर्नमेंट पास ऑन कर दे और कुछ जो है रिटेन करे। एक्चुअली हमारे जो बिजनेस का सबसे बड़ा जो मसला है वो दो चीज़ें हैं। जब तक ये इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, गो के पार्टली एड्रेस हुई है, बहुत शोर शराबा हुआ है। 13.25% से आपका मार्कअप जो है 9% पे आया है। और इसे मैं समझता हूँ कि आज के जितना महंगाई में कमी आई है और जितना गवर्नमेंट अगर सारा पास ऑन करे तो यकीनन इस मार्कअप को 5% करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी मार्कअप को हमारी बिजली की प्राइस कम हो जाएगी और चीजें पोस्ट कोरोना सिचुएशन में हमारी चीजें बेहतर अंदाज से चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया निसार साहब और फरूख सलीम साहब। नाज़रीन, लुब्बे लुबाब इस गुफ्तगू का ये है कि दो चीज़ों पे हुकूमत जो कर सकती है, जो उसके बस में, एक बिजली वगैरह की जो कीमत है उसको कम करे और दूसरा इंटरेस्ट रेट को कम करे। पैकेजेस वगैरह के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। बहरहाल हमारे साथ कल एक मिनिस्टर होंगे जिनसे हम ये सब सवालात उठाएंगे। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कोरोना वायरस पर आएंगे और जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में है। हमारे साथ होंगे नाज़रीन डॉक्टर रफ़ीक खनानी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रफ़ीक खनानी साहब। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से कंट्रोल की जा रही है सिचुएशन, जो कि बताया जा रहा है तमाम प्रिकॉशंस वगैरह लेने के लिए, क्या वो काफ़ी है, या डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो आप लोगों को और क्या बताएंगे आज कि किस तरीके से आपके बस में जो है क्या क्या करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने का। हमने सोचा कि नाज़रीन आपसे सुने कि व्हाट इज़ इट दैट दे कैन डू इन एडिशन टू व्हाट दे आर डूइंग। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया कि इस बीमारी का जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो बचाव की जितनी भी तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको उसकी स्पिरिट के तहत देखना चाहिए, ना कि जो है वो सिर्फ उसको ज़बानी कलामी समझ लिया जाए। जैसा कि लॉकडाउन के सिलसिले में पहले मसाजिद जो है ना वो बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ प्ले करती है, कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं, और रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर। और जो शुरू में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी तो उन्होंने मसाजिद में बाजमात नमाज को रोक दिया था, जिसका फ़ायदा ये हुआ था कि लोगों ने उसको गवर्नमेंट का ऑर्डर समझकर जो है वो उसके ऊपर मनवान अमल करना शुरू कर दिया था। अब जब इन्होंने गाइडलाइंस चेंज की और रमज़ान के हवाले से, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि उन्होंने नमाजें अलाउ कर दी और एक चंद SOPs बना दिए। अब वो SOPs को लोग ये समझ रहे हैं कि उन SOPs से जो है ना उनकी हिफाजत हो जाएगी, जो कि ऐसा हो नहीं सकता और हो नहीं सकता। ये SOPs जो है ये बनाने के लिए भी इन्फेक्शन कंट्रोल के माहिरीन से कोई मदद भी नहीं ली गई, और उस वजह से हो ये रहा है कि जैसे कि उन SOPs में है कि 50 साल से कम उम्र के लोग जो है ना मस्जिद में जाएं, उनसे ज़्यादा उम्र के न जाएं। लेकिन जब वो लोग मसाजिद से घर पर वापस जाते हैं तो हो सकता है कि वो वायरस अपने साथ लेकर जाएं। दूसरा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि 6 फीट का फासला जो है ना, जब एक शख्स एक कॉन्ग्रीगेशन में एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ 100, 150, 200 आदमी कम से कम जमा हो रहे हैं, तो वहाँ पर इतना फासला रखा जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बचाव की हैं
वो ये है कि फासला एक तो दो लोगों के दरमियान कम से कम 6 फीट का हो और मास्क लोग इस्तेमाल करें, और मास्क को इस्तेमाल करने का सही तरीका जो है ना वो मद्देनजर जरूर रखें। मैंने ये देखा है कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब भी मास्क जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मास्क के स्क्रीन को हैंडल कर रहे होते हैं। मास्क को उसकी डोरियों के थ्रू ही हैंडल करना चाहिए, उसके सरफेस के ऊपर दोनों तरफ में से किसी भी साइड पर टच भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है वो आप ये देख रहे हैं कि कारोबार में, बाजार में लोग करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, नोट्स ले रहे होते हैं। उन नोट्स के जरिए भी जाहिर बात है कि ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। हैंड हाइजीन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हैंड हाइजीन जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम इस्तेमाल भी हो रही है और निगलेक्टेड भी है। न लोगों को सही तरह से साबुन धोने की प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं कि 20 सेकंड तक साबुन जो है वो लगा हुआ रहना चाहिए हाथों के ऊपर, और हर जगह पर, हर उंगली जो है ना और अंगूठे के साथ। तो हाथ प्रॉपर साबुन से धोना, या फिर जो है सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर को भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है, और उस तरीके को जो है वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब जो अभी आप फरमा रहे हैं कि 15 सेकंड के लिए हाथ धोना चाहिए, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अब ये टीवी पर आके कह रहे हैं 15 सेकंड के लिए हाथ धोएं, खुदारा साथ ये कहें जब आप साबुन मल रहे हो तो नलके को बंद करें, क्योंकि अब स्टडीज आ रही हैं कि पानी इतना इस्तेमाल हो रहा है, आपको मालूम है पानी का भी मसला है। तो हमें साथ लोगों को ये कहना है कि 15 सेकंड के लिए आप साबुन मलें लेकिन नलका बंद करें। अब कैरी ऑन जी। कि आपने बहुत सही कहा कि पानी जो है ना वो तो सिर्फ चुल्लू भर पानी लेके हाथ को गीला करना होता है, और उसके बाद 20 सेकंड तक जो है ना साबुन हाथ के ऊपर जो है ना मलना है, और उसके बाद पानी का नलका दोबारा खोलना है। और जब नलका खोलेंगे तो साबुन वाले हाथ से खोलेंगे, और उसके बाद जब नलका बंद करना होगा तो नलके के ऊपर पानी बहा देंगे, और उसके बाद अगर आपके पास टिश्यू है तो उससे उसको ड्राई कर लेंगे, वरना टिश्यू से ड्राई ना भी करें, हाथ जो है वो गीला भी छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में जो है वो हाथ खुश्क हो जाता है। तो ये चीजें जो है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना कि लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी जो है ना आप देखेंगे 50-50, 100 लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। ओपन एनवायरनमेंट, बिल्कुल डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जो भी आपने बताया शॉपिंग प्लाजा का, नाज़रीन आपको हम बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में खासतौर पे 12 को में यूटिलिटी स्टोर से लोगों ने हमें वीडियोस भेजी जहां अंदर लोग भरे हुए थे, लेकिन ये कहना भी चाहते हैं कि जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बताया हमने तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया है वहाँ। लेकिन चाहे आप और आपको मालूम है पाकिस्तान में कितनी जगह पे शॉपिंग स्टोर्स वगैरह जो हैं वहाँ कोरोना वायरस हुआ है और उनको बंद करना पड़ा है। तो एहतियात, और ये भी बताते चलें कि पतन एक इदारा है, उन्होंने सर्वे किया इनिशियल पिछले कुछ दिनों का, और वो कह रहे हैं कि जो SOPs हैं मसाजिद में, जिनको कहा गया था कि इसके तहत ये वहाँ तरावी वगैरह जाके पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी, उस पर जो मुतअद्दिद जगहें थी जो सर्वे में पता चला कि नहीं वहाँ SOP है, उस पर अमल किया गया। और नाजरीन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे, फिर किसी दिन इस पर तफसील पे बात होगी। उन्होंने जो ये कदम उठाया और ये उन्होंने कहा है ज़रूर कि जी आप उन्होंने ये मुआहिदा किया है, और डॉक्टर्स तमाम पाकिस्तान के जो हैं, आपको मालूम है एक साइड पे खड़े हैं, कह रहे हैं मेडिकली ये बड़ी अनसेफ चीज़ है, लेकिन बहरहाल अल्लाह हमें सलामत रखे और ये मुश्किल से बचाए, लेकिन ख़ुद भी समझ से काम लेना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको वुहान लेके चलेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड कोरोना वायरस ऑल्सो। 2 हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो हमें कुछ गपशप सुनाएंगे कि अब वो सूरत हाल वुहान में क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको वुहान लेके चलते हैं, वह हमारे 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, एक मोहम्मद आतिक और दूसरे मकसूदुल रहमान, और ये दोनों PhD स्टूडेंट्स हैं, और ये वो हैं जो कि वुहान में रहे थ्रू आउट जब ये वबा फैली, और अब वो अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से अब हमसे बात कर रहे हैं। अतीक बहुत शुक्रिया, रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। अतीक, लेट्स स्टार्ट विद यू, बताइए ज़रा वहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त एज वी स्पीक।
2 दिन पहले जो था वुहान की लोकल गवर्नमेंट ने हमें बताया कि यहाँ पे अब इस वक्त वुहान के अंदर कोई भी कोरोना मरीज नहीं है। तो इन्होंने बहुत हैंडल किया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गवर्नमेंट ने जो कुछ कहा और जो वहां पे सिटीजन जो है उन्होंने पूरा उस पर अमल दरामद किया, यानी कि सोशल डिस्टेंस को रखा, हाथों को सही तरीके से धोया और लोग घरों से बाहर नहीं गए। तो इन चीजों के ऊपर बड़ा ही अच्छा अमल हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 3 माह हम लोगों को लगे कि हम लोग अपनी डोमेट्री से या कमरों से बाहर नहीं गए, और इस तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया। तो ये एक गवर्नमेंट का और सिटीजन्स का था, इनका दोनों तरफ से एक बहुत अच्छा एक लायामल हुआ, जिसकी वजह से सिटीजन्स ने, जो लोग थे, जो आम शहरी थे, उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और 2 दिन पहले इस वक्त वुहान के अंदर कोई कोरोना मरीज जो है वो अभी नहीं है, सब डिस्चार्ज होके जा चुके हैं और अभी नया कोई मर्ज सामने नहीं आया इसका। अच्छा मकसूद, आप ये बताएं कि जब वो हुकूमत कह रही थी बिल्कुल ना निकले, तो वो डंडा लेके कह रही थी बिल्कुल ना निकले, या वो कहती थी ना निकले और आप लोग आराम से बैठ गए थे चुप करके? जरा थोड़ा सा वो बताएं ताकि यहाँ आपके जो सुन रहे हैं लोग वो जरा समझे कि कितना ये अहम है और किस तरीके से यूं बनो। अतीत जब हुकूमत ने कहा कि आपको के बाहर ना निकले, तो आपको कोई यानी गुस्सा चढ़ता था, आपको फ्रस्ट्रेशन होती क्या आप लोग, या आपको था कि भाई हाँ जरूरी है तो अब हम अंदर ही बैठे? असल में यहाँ पे तो सारे नौजवान स्टूडेंट हैं, तो बहरहाल वो एक जज्बाती कैफियत तो आती थी, लेकिन उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पे बताया कि ये एक बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक वायरस है, और इससे पहले 2003 में चाइना के अंदर ये सार्स के नाम से पहले ये आ चुका है। तो उन्होंने बकायदा हम लोगों को ब्रीफ किया और बकायदा वो हमें वक्फन बताते रहे। यहाँ पे चूंकि सोशल एप्स, सोशल मीडिया काफी स्ट्रांग है, तो उसके जरिए डेली मैसेजेस आते रहे, डेली हम लोग अपने टेम्परेचर उस तरह की चीजें इनको चेक कराते रहे, और उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया कि आप लोग बाहर ना जाए, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कैजुअलिटीज जो थी, जो अमवात जो थी, वो बड़े साथ साथ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इसमें बहरहाल बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादातर इसका शिकार हुए, लेकिन कुछ कम उम्र लोग के भी हुए। लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस जो थी, जो हिदायत थी, वो उन्होंने हम पे स्ट्रिक्ट भी की और हमने उसको फॉलो भी किया। लेकिन शुरू